नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारकबाद। ठीक है, आप मिलके करें, खुशी रहे, हैप्पी रहे, इंजॉय करें अपने डे को। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि न्यूज़पेपर को टाइम जो हमारे बहुत ज़्यादा लगता है ना, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, उससे रिकॉर्डिंग आज एक वीडियो अपलोड किया गया है कि आप 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर किस तरह से आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो डिस्कशन आप जाके देखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, समय बचेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समय यदि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पढ़ने में दे देंगे तो आपका जो स्टैटिक्स पोर्शन है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और जो रुक जाएगा उस कारण से क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें आपसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। देखिए, बेसिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक सभी सही करेंगे, तो इसीलिए बेसिक पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का जो पहला आर्टिकल है वो है कि युद्ध में किसी का जीत नहीं होता। एक्चुअली मोदी जी अभी यूरोप के दौरे पे गए हैं और कल वो जर्मनी के चांसलर के साथ बात कर रहे थे। उसमें एक चीज़ें निकल के आया कि अभी वर्ल्ड का जो पूरा फोकस है वो रूस और यूक्रेन के वॉर पे है। इस वॉर में मोदी जी का कहना था, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि ये जो वॉर होता है ना, इसमें किसी का जीत नहीं होता, इसमें दोनों का ही नुकसान होता है। आप देख सकते हो कि रसिया को लग रहा था कि 1 हफ्ते में हम जाऊंगा, निपटा के आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंबे समय से 1 महीने से वॉर चल रहा है, तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं झेलेगा, इसका प्रभाव रसिया भी झेलने के लिए तैयार है। ठीक है, और रसिया झेल भी रही है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारा सेंसर्स उस पर लगा दिया गया है। अब इस सेंसर्स का प्रभाव ना रिसेंटली नहीं पड़ता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ता, ये लॉन्ग टर्म में पड़ता है। जब लॉन्ग टर्म में पड़ेगा ना तो फिर रसिया पे भी प्रभाव आएगा, और उससे आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव पूरा वर्ल्ड में भी बढ़ रहा है। आप वर्ल्ड पे देखें तो कच्चे तेलों का दाम बढ़ रहा है, गैस की दाम बढ़ी है, आप देख सकते हैं कि लगातार गैस का दाम बढ़ रहा है। उसके बाद एक गेहूँ का जो आयात था, गेहूँ का निर्यात सबसे ज़्यादा यही 2 कंट्री से होता था, लेकिन अभी क्या है, ये भी ब्लॉक चेन टूट गई है। उसके बाद खाद मतलब तेल जो होते हैं, खाने योग्य जो तेल होते हैं, ठीक है, उस तेल का भी यहाँ पे शॉर्टेज हो रहा है। तो वही चीज़ें बताई जा रही है कि यूक्रेन संकट के कारण ही क्या है कि कीमतें आसमान छूती जा रही है, खाद्यान्नों के उर्वरक की कमी होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आई थी। अब एक बात की जाती है कि जर्मनी ने संकेत दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रों में, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करेंगे। हिंद मतलब हिंद महासागर, और प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर। ये जो हिंद और प्रशांत महासागर है, इसमें दोनों सहयोग से मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी और भारत दोनों यहाँ पे भारत के साथ जर्मनी आने के लिए तैयार है। ये चाहता है, जर्मनी चाहता है कि यह क्या करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान करवाने की बात की जा रही है इस क्षेत्र में। ऐसा बात क्यों किया जा रहा है, इसकी कंटेस्ट समझिए। ऐसा बात इसलिए किया जा रहा है कि चाइना जो आपने समझा है ना, चीन, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी शक्ति के रूप में चीन है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, तो चीन क्या करती है, बहुत सारा कानून तोड़ती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, इंटरनेशनल लॉ जो है, ठीक है, वो बहुत बार ये तोड़ती रहती है। अब इंटरनेशनल लॉ में तोड़ने के लिए क्या, उसका 9 डिग्री चैनल देख सकते हो। ठीक है, कि 9 डॉट है ना, कौन से सागर में, ये रहा दक्षिण चीन सागर में, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारा लाइन को तोड़ा है। ठीक है, क्या क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सीमा है, ये आपकी देश की सीमा है, और ये मान लीजिए सी है। ठीक है, ये सी है, तो यहाँ से 200 मीटर तक क्या है कि आप किसी के ऊपर कर सकते हैं, 20 मीटर 200 मीटर ऐसे की दायरा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ से 200 मीटर हम यहीं तक कर सकते हैं, राइट। लेकिन चाइना क्या करता है पता है, चाइना मैन मेड मतलब कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक द्वीप बना देता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक द्वीप बना दिया नया सा। ठीक है, समझिएगा कंटेक्स्ट। ये क्या करता है, एक द्वीप बना देता है, चाइना का गेम समझो। ये यहाँ पे इसने क्या किया, द्वीप बना दिया। जब इसने यहाँ पे द्वीप बना दिया तो अब यहाँ से 200 मीटर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ से 200 मीटर यहाँ तक हो जाएगा। एक्चुअली देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून ये बताता है कि जो सीमा है उस सीमा के साथ, मतलब जो आपके प्रकृति के साथ जो सीमा है उसके साथ ही ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, तो इसका आंसर होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होती है। ठीक है, चीज़ें ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैनमेड बना के फिर यहाँ तक का अधिकार ये जमाते हैं, ये समस्या आती है। इसीलिए बात किया गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या करेंगे, हम साथ आएंगे और साथ में आके
हम वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसको पालन करवाने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल यही था, यही चीज़ें निकल के आई है सामने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल है गेमिंग से संबंधित। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले। गेमिंग से संबंधित है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी की जो दर है वो 28% स्लैब बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, गेमिंग का 28% बढ़ाया जाएगा। ये ऐसा क्यों किया जाएगा? देखिए एक्चुअली ना आप देखेंगे कि हाल ही में ना ये ऑनलाइन गेमिंग ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करने लगा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, कि क्या करेंगे कि रेट हम बढ़ा देंगे। अब जीएसटी रेट यदि बढ़ता है तो क्या होगा ये समझिए। जीएसटी रेट बढ़ेगा तो ये गेमिंग महंगा होगा। ठीक है, इसका मूल्य महंगा हो जाएगा, तो महंगा होगा तो इस तरह का गेम खेलने से लोग बचेंगे। ठीक है, इस तरह का गेम खेलने के लिए नहीं जाएंगे, रिस्क भरी गेम होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ें क्वेश्चन आया कि इसका सकल या मूल शुद्ध मूल्य पे लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों का मतलब समझ लीजिए। सकल मतलब क्या होता है कि रॉ, मान लेते हैं कि कोई गेमिंग है, ये गेमिंग का ये जो चार्ज है इस पे ही टैक्स लगेगा, या मूल्यवर्धन मतलब कि सारा चीज़ें वैल्यू ऐड करके, टैक्स ऐड करके उसके ऊपर 28% लगेगा। तो ये सारा चीज़ें आपको देखने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, कि मूल्यवर्धन पहले लगता है या मूल्यवर्धन बाद में इसको लगाया जाएगा। ओके राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक जो है इस पर 18% लगता है, इस 18% को बढ़ा के इसको 28% किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, यह आर्टिकल है कि अभी हाल ही में जो भारत में सबसे ज़्यादा समस्या निकल के आई है वो है कि बिजली संकट। बिजली संकट की समस्या को अस्थायी निदान करने के लिए, अस्थायी सल्यूशन के लिए अभी मंथन चल रही है सरकार के बीच में। जो हमारे गृह मंत्री है ये मिल के विदेश मंत्री नहीं, कोयला मंत्री, रेल मंत्री जो हमारे हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ये सारे मिल के क्या कर रहे हैं। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। ये सारे और उच्च अधिकारी जो मिल के क्या कर रहे हैं कि इसमें बैठक कर रहे हैं, और बैठक करके इसमें एक्चुअली हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलता है कि क्या कारण आया कि ऐसा बिजली का चीज़ें आ गई। ठीक है, तो पहला चीज़ें बताया जाता है कि तो यूक्रेन वाला प्रॉब्लम भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूक्रेन इशू। ठीक है, एक यूक्रेन इशू है। यूक्रेन इशू के बाद क्या है कि भारत में क्या हुआ है कि अभी ना बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है। ठीक है, 2 अप्रैल 2022 में इसकी जो मांग है ना सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसा क्यों हुआ? देखो एक तो होता है गर्मी, राइट, सीजन से पहले गर्मी आ जाना, तो सीजन से पहले गर्मी आ गया। दूसरा चीज़ें होती है कि देखिए 132.98 करोड़ यूनिट की बिजली की खपत हुई है इस अप्रैल महीने में, जबकि 2021 में कितना था? ये 13.6 था। ठीक है, वहीं 2020 में कितना था? 85.44 था। तो ये खपत थी। तो इसमें देख सकते हैं कि 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, कहाँ पे 13, कहाँ 132, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, जिस कारण से अब एक्चुअली हमारे पास जो आ गई है कि देखिए बिजली का तो शॉर्टेज हो गया। अब सप्लाई तो उतनी है नहीं, आपूर्ति तो उतनी है नहीं, अब मांग तो बढ़ गया। इस आपूर्ति नहीं है और मांग बढ़ गया, तो इसके कारण से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं से तो डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। डिमांड को पूरा करने के लिए एक चीज़ सोल्यूशन आ रहा है कि इसको क्या करो, आपूर्ति को बढ़ाइए। ठीक है, आपूर्ति को बढ़ाइए। देखिए एक्चुअली आप ये क्वेश्चन तो रेस कर सकते हो, एक क्वेश्चन कि देखिए 2021 और 20 में हमारा कोविड चल रहा था। ठीक है, जब कोविड चल रहा था तो इस समय बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद पड़ रही थी, तो इस कारण से भी यहाँ पे खपत कम हुआ है। लेकिन इस बार अभी सारी चीज़ें रिकवर हो गया, सारी चीज़ें खुल चुकी है, तो इसलिए इस बार ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है। ठीक है, तो इस आपूर्ति को ख़त्म करना है, क्योंकि 6 महीने के अंदर ना 2 बार ऐसा आ चुका है कि बिजली का जो आपूर्ति है वो उसको हमें देखने के लिए मिला है। तो ये जो समस्या है, मौजूदा जो समस्या है, उसकी जो मांग है अप्रत्याशी बढ़ने के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो इसको लेके सरकार शॉर्टेज कर रही है कि कोल इंडिया कंपनी के साथ कर रही है कि किस तरह से इसको आपूर्ति को, कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जस्ट एक इन्फॉर्मेशन लाइक है कि एक्चुअली अभी ना सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा गया है कि जो कोविड का जो टीका है, मतलब कोरोना वायरस का जो टीका लगाया जा रहा है, इसको ना आप प्रतिबंध मत करिए। ठीक है, ये स्वेच्छा के ऊपर रहने दीजिए कि व्यक्ति लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता। आप प्रतिबंध कर देंगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन इसलिए होगा कि लोगों को आज़ादी है भैया अपने शरीर के अंदर जीने का। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आपको क्या करना चाहिए, कि कौन सी इंजेक्शन लोगे, क्या खाना खाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो ये बाधित होती है, यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है कि तीसरी, पाँचवीं और आठवीं कक्षा के में भी अब बोर्ड के जैसे एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए पहले चीज़ें ये क्या था कि पहले भी ऐसे चीज़ें प्रणाली चलती थी। ठीक है, पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में 5 क्लास और 8 क्लास में एग्जाम चलता था। आपके जो सीनियर होंगे उन्होंने दिया होगा। ठीक है, या फिर आप किसी से पूछ सकते हो क्या आपने 8 में बोर्ड दिया था। तो मुझे जहाँ तक याद है कि बिहार बोर्ड में ये सीधे चलती थी, लेकिन सरकार के द्वारा 2009 में शिक्षा का अधिकार, ठीक है, कानून लेके आया गया और उसमें कहा गया कि 8 क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। कोई बच्चा 8 क्लास तक क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा। और जब ये 8 क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा तो इस तरह का जो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था 5 और 8 क्लास में, ये एग्ज़ाम बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें बच्चे फेल हो जाते थे, स्टूडेंट विद्यार्थी फेल हो जाता था। लेकिन पुनः अब क्या है कि नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में भी इस तरह की बात की गई है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरह का बात किया गया है। तो सरकार चाहती है कि देखो स्टूडेंट को ना रटने के बजाय समझने की स्किल को डेवलप किया जाए। देखिए आप लोग को भी यूपीएससी में ना यदि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना तो इशू को समझिए, इशू को रटिए मत कि आज ये न्यूज़ है, ऐसा नहीं। इशू को समझिए कि ये न्यूज़ किस कारण से हो रहा है, ऐसा चीज़ें किस कारण से हो रही है, कोयले की जो शॉर्टेज है किस कारण से हो रही है, इस पर अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बिजली है, बिजली की खपत है। अब मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट से बाहर आ गया हूँ, राइट, मैं 2 मिनट में समझाता हूँ आपको। जैसे बिजली की खपत शॉर्टेज हो गई है, अब इस पर स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्वास्थ्य के बहुत सारे जो उपक्रम है वो बिजली पे चलता है। ठीक है, अब वहाँ पे यदि हॉस्पिटल में बिजली कट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उस समय यदि बिजली कट हो जाए, वहाँ पे यदि शॉर्टेज आ जाए तो कहीं ना कहीं जीवन तो गया उसका। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन के लिए आपका अभी आजकल ना ऑनलाइन डिवाइस, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब ऑनलाइन डिवाइस जैसे हमारा मेंटरशिप बैच चलता है तो कई दिनों से 1-2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उनका क्लास नहीं हो पा रहा है। क्लास होने का कारण क्या है, तो सर लाइट नहीं रहता है हमारे यहाँ ज़्यादा टाइम, तो उनका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, सॉरी मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, तो उस कारण से वो क्लास नहीं ले पाते। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा। अब देखिए ये ऑनलाइन एजुकेशन के कारण जीडीपी पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब जीडीपी पे देखिए, जीडीपी पे अब हमारी जो एक्चुअली बहुत सारे प्रोसेस है ना, हम डिजिटलीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल क्रांति की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब डिजिटल क्रांति की तरफ जब तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए डिवाइस को चार्ज करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, बिजली तो चाहिए चार्ज करने के लिए। अब जब चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, बिजली है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें इस पर भी नुकसान होता है, राइट। समाज पे क्या नुकसान होगा। अब देखिए अब हमारे समाज को ना एक कैपेसिटी हो गई है, बिजली का लत लग गया है। पहले लोग अंधेरे में जी लेते थे, लेकिन अब लोग अंधेरे में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मानव के जीवन पे अब प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह का आप देखेंगे कि लाइट नहीं होने के कारण चोरी जैसी घटना, ठीक है, अपराध की घटना, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लाइट रहने से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कम होता है। तो ये पॉइंट एक दे सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव हो गया। तो इस तरह से क्या है कि आप लिंक करो एक दूसरे से। ठीक है, जब आप लिंक करना सीख जाएंगे ना, ठीक है, तो वही चीज़ है, रटने के बाद आप क्या करो, लिंक करो। ये मत रटो कि अर्थव्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ेगा, आप लिंक करो कि इससे क्या चीज़ें होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। अब देखिए इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ये इसको शुरू किया है कि क्लास 3 और क्लास 8 और क्लास 5 तीनों क्लास के बच्चे को बोर्ड जैसे माहौल में एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो पढ़ने की क्वालिटी है, पढ़ने की क्षमता है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाए, निगरानी किया जा सके। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल हमने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, आजकल इस पेज में ये है कि दुनिया में सफलता का मिसाल के लिए अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो सारा चीज़ें यहीं से निकल के आएगा। तो हमारा जो स्वच्छ ऊर्जा है उसमें 10.5 अरब डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कौन, जर्मनी। देखिए स्वच्छ ऊर्जा किसे बोलते हैं, स्वच्छ ऊर्जा बोलते हैं अक्षय ऊर्जा को, अक्षय ऊर्जा। अब ये अक्षय ऊर्जा क्या होता है, अब ये भी क्वेश्चन आ गया ना। अक्षय ऊर्जा ये होता है कि जिससे जो बिजली बनती है ना, ऊर्जा जो हम जनरेट करते हैं, बिजली बनती है, उससे पर्यावरण पे कोई प्रभाव ना हो, पर्यावरण पे कोई प्रभाव ना हो। अब मान लीजिए कि जैसे पवन ऊर्जा है,
पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इससे क्या है कि पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी आपको पता है कि सौर ऊर्जा के लिए भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा एजेंसी है उसका संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, ये याद रखेंगे। तो इसीलिए भारत क्यों ऐसा है कि आप एक काम करिएगा, आज मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के किस किस राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसीलिए अभी इसके साथ आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इस तरह से आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें वैकल्पिक ऊर्जा के तरफ जाना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग हमने 1-2 दिन पहले भी आपको हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज के अंतर्गत ना यूरोप में जो मोदी जी है उसी के बारे में सारा चीज़ें दिया हुआ है, तो हमें इसमें PhD करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर बात होगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है, ठीक है, ये पेज के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ज़्यादा आने वाला है। ओके, आज के न्यूज़पेपर हाँ पढ़ने लायक है, थोड़ा सा लग रहा है, हाँ आज का न्यूज़पेपर है। उसके बाद इसमें है कि अब कोटे के दुकान से मिलेगा वाईफाई कनेक्शन। कोटे का दुकान आप समझते हैं, PDS सिस्टम वाला जो दुकान होता है जहाँ से आप अनाज लेने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप क्या मिलेगा, वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। किस योजना के तहत मिलेगा, PM वाणी योजना के जरिए, ठीक है, उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। अब ये इसको क्या किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 जिले में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि मतलब ट्रायल करने के लिए कि इसमें क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, जनता को किस तरह से समझाया जाए, जनता किस तरह से इसमें जुड़ाव लेती है, जनता का इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो ये होता है पायलट प्रोजेक्ट, मतलब ट्रायल के लिए। आप भी बहुत जन UPSC का तैयारी करते हैं, ठीक है, अभी एग्जाम कभी कोचिंग लेने जाते हो तो आप भी लेते हो ना मेंटोर, वो डेमो क्लास, कि सर मुझे डेमो क्लास चाहिए 1-2, उसी तरह से ये ट्रायल चल रही है। ओके, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, PM वाणी योजना। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं PM वाणी योजना को। ओके, देखिए PM वाणी योजना ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था पूरे देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट को प्रसार बढ़ाने के लिए, ठीक है, ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट है ना उसके प्रसार को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है PM वाणी योजना, ठीक है। इसका लक्ष्य है कि देश भर में, ठीक है, इसका लक्ष्य है कि देश भर में इंटरनेट जो कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल जो डिवाइस है, ठीक है, डिजिटल क्रांति को, डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें सुधार करके बड़े पैमाने पे वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किया जा सके। वाईफाई हॉटस्पॉट इसमें स्थापित किया जा सके, जिससे कि क्या है कि हम दुकान से किराने के दुकान, स्थानीय किराने के दुकान द्वारा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों को स्थापना किया जाए और यहाँ से हम क्या करें, लोगों को वाईफाई उपलब्ध करवाए, ठीक है। अब ये क्या है कि सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क अब तक जो है ना वो इंटरनेट के पहुंच से बाहर जो लोग हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं पहुंच रही है, जिनके पास, जिस गांव में मान लीजिए कि नेटवर्क नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए यह एक तरीका है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि वाणी एक विकल्प है, उससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि में एक सहायता होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें क्रांतियाँ लाया जा सके। तकनीकी क्षेत्र में यदि हमारे डिजिटल इंडिया में हम इतने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कोई ऐसा देश होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा, राज्य होगा जो पीछे रह जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही क्या होगी कि समानता नहीं होगा, ठीक है। हम समानता का बात करते हैं ना, इक्वलिटी की बात, तो इक्वलिटी तो खत्म हो जाएगी ना। एक तरफ आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर जहाँ पे चंद मिनट में बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है, और वहीं पे एक जगह ऐसा है जहाँ पे वाईफाई भी अभी एक जादू की तरह लगता है लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद है PM वाणी का लाभ क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि इंटरनेट उपभोक्ताओं की नई लहर आएगी, ठीक है। इंटरनेट उपभोक्ता में क्या होता है कि अभी तक लोग वाणिज्यिक और मनोरंजन के साथ साथ अब इसको शिक्षा में, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। आप यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप UPSC का पूरा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेली हेल्थ, कृषि में विस्तार होगा, ठीक है, उपभोक्ता को इससे लाभ मिलेगा। उपभोक्ता को लाभ मिलने के साथ साथ इसमें पारदर्शिता आएगी, अंतर क्रिया
शीलता जो है ना उसमें भी बढ़ोतरी आपको मिलने के लिए मिलेगा और सरकार की जवाबदेही मिलेगी। अब देखिए ऐसा जगह जहाँ पे क्या होता है कि पहले नहीं पता होता था इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज के डेट में सरकार, प्रधानमंत्री जी आज किस चीज़ की घोषणा की वो विद इन सेकेंड आपको पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री ने राशन की दुकान पे बोला है 5 kg चावल मिलेगा। ठीक है, राइट, ये चीज़ें समझिएगा, उन्होंने बोला कि 5 kg चावल मिलेगा। ओके, इससे ज़्यादा उत्तरदायित्व देना पड़ेगा, जवाबदेही बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ता है। ठीक है, उसके साथ क्या होगी कि डिजिटली जो हमारा डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चल रहा है, जो हमारी योजना चली है, उसको भी एक मजबूती मिलेगा। मजबूती मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने पहले भी चर्चा कर चुका है कि सब इसमें क्या होगी, साथ आएंगे, और साथ आएंगे तो ये जो मिशन है ये मजबूत होगा और इंटरनेट कनेक्शन सभी के पास पहुंचेगा, दुकानदारों के पास पहुंचेगा, तो ये सारी चीज़ें चलती है। उसके बाद है लाल फीताशाही से निपटने में सहायता मिलेगा। अब देखिए पहले क्या हो जाता था कि आप ब्लॉक पे जाओ या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई काम है आपको, तो बहुत ज़्यादा लाल फीतेशाही चलता था, बाबू बैठे हुए हैं उनके पास जाओ, तो ये सारी चीज़ें काम होती थी, आपको 5 दिन दौड़ाया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आप ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन के माध्यम से आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाती है, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, सारा चीज़ें यहाँ पे क्या होगा कि इससे क्या होता है कि लाल फीतेशाही वाला जो कथन है ना ये ख़त्म होता है। ठीक है, निपटाने में सहायता होता है और लोगों को क्या होता है कि आसानी से सेवा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण के में आसान बनाया जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अर्थव्यवस्था में इसका दूरगामी प्रभाव होता है। अब अर्थव्यवस्था में इसका क्या है, लॉन्ग टर्म में प्रभाव होता है, राइट। जिस तरह से आप देखेंगे कि पीएम वानी के अनुसार जो है ना, ठीक है, ये जो ट्राई है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ठीक है, इनका कहना है, इसके रिपोर्ट के अनुसार वाणी जो योजना के तहत जो प्रसारित तंत्र है उसमें वाईफाई जो प्रणाली है इसकी स्थापना से इंटरनेट में पहुंच जो है ना 10% की वृद्धि होगी। अब इससे 10% की यदि वृद्धि होती है तो देश की जीडीपी में इसका 1.4% की वृद्धि होगी, 1.4% की जीडीपी में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद है डिजिटल डिवाइस। अब देखिए जब डिजिटल चीज़ें आएगी तो इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल डिवाइस का भी पहुंच हमारे पास पड़ेगा। लेकिन अभी तक क्या था कि ग्रामीण जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइस बढ़ रही थी उस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था। ठीक है, आप देखेंगे कि डिजिटल ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जो है ना अपेक्षाकृत धीमी है, पहुंच है लेकिन धीमी है जितनी दूसरी कंट्री में है, सॉरी दूसरे राज्यों में है। हमारे यहाँ पे दूसरे जो मेट्रो जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई ऐसे जो शहर है उससे उसके अपेक्षा 2019 में केवल 27.57% ही उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था कि इंटरनेट मतलब डिजिटल डिवाइस था। ओके, उसके बाद है कि ब्रॉडबैंड की सेवा को पहुंच से क्या होगा कि व्यापक जो तीव्रता आएगी और उपभोग मतलब कि विकल्प भी लोगों के पास जुड़ेगा। अब देखिए पहले क्या होता था कि आप रेलवे के लाइन में लगो और फिर जाके आपको टिकट मिलता था, अब आप ऑनलाइन टिकट काट लेते हैं तो यहाँ पे जाने का जो समय लगता था ना वो बचत हुई। अब आप क्या है ऑनलाइन पेमेंट करते थे, पहले लोग लाइन लगे रहते थे, एक एक दिन लाइन लगता था, 4-4 घंटा 5-5 घंटा, तब जाके आपको बैंक से पैसा मिलता था। अब आप कहीं पे मोबाइल से आप स्कैन करो, पैसा पे करो, आपको अमाउंट कैश रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक किफ़ायती वैकल्पिक समाधान मिलेगा। इससे क्या होगा कि जिस तरह से आप देखेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, तो लोगों को क्या होगा इसमें निवेश करके किफ़ायती और आर्थिक मतलब कि शुल्क ग्राहकों को जो है ना वो शुल्क के रूप में कम दबाव मिलेगा, आर्थिक दबाव कम होगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें इससे क्या है कि पीएम वाणी का लाभ बताया गया। अब लाभ के साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियाँ भी है। ठीक है, अब हम चुनौती को देखते हैं। चुनौती जो पहला सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि सुरक्षा से संबंधित चुनौती। देखिए जिस तरह से आप इस तरह से स्कीम लेके आते हैं, ठीक है, आप डिजिटल डिवाइस बढ़ाते हैं तो लोगों के पास क्या है ना डिजिटली एजुकेशन नहीं है, लोग डिजिटल तरीके से उतना नहीं जानते। आप यदि गाँव में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे थोड़ा सा नहीं होते, जानकारी पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का उनके पास नॉलेज नहीं होता, तो वो आपके पास आते हैं, थोड़ा सा देखो तो कितना बैलेंस है बैंक में, थोड़ा सा ये देख लो वो देख लो। इससे क्या होती है कि आपकी सुरक्षा खत्म होती है। ठीक है, गोपनीयता वाला जो डेटा होता है ना इसको भी लीक करने का सबसे ज़्यादा जोखिम होता है। और जो डिजिटल डेटा यदि लीक होता है वो आर्टिकल हमारा जो 21 है उसका वॉयलेशन होता है। ठीक है, निजता का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें गोपनीयता वाला चीज़ें लीक होने का सबसे ज़्यादा चुनौती होती है। उसके बाद है धीमी गति। धीमी गति क्या है कि लोग यदि एक समय पर एक जगह बहुत ज़्यादा लोग यदि कनेक्ट हो जाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें जिस तरह से आपने फेसबुक प्रदान किया है
ठीक है, फेसबुक और गूगल इस तरह से बता चुकी है कि सार्वजनिक वाईफाई जो सुविधा है ना उसका प्रयोग पे रोक लगाया है, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत कम हो जाती है। उसके बाद है सस्ता डेटा। अब देखिए इससे क्या है कि जितने में यदि लोगों को ना ये वाईफाई मिलेगा उससे सस्ता में भारत में ना डाटा मिल जाता है, मोबाइल जो डाटा है ये मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के यदि डाटा मिलेगा तो लोग ज़्यादा एक्सेस नहीं करेंगे उनको, लोगों को लगेगा अरे आप देखिए वाईफाई में क्या है कि आप जब तक वाईफाई रेंज में है तब तक ही आपका काम होगा। आप मान लीजिए कि वाईफाई रेंज से आप बाहर आ गए तो ख़त्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें बात किया जाता है कि पिछले 5 वर्षों में जो मोबाइल का डाटा का मूल्य है ना वो भारत में 95% की गिरावट हुई है। भारत उन देशों में शामिल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता डाटा मिलता है, ठीक है, ये फैक्ट है। आगे की राह क्या बोला जाता है, आगे की राह ये बोला जाता है कि सबसे पहले क्या करिए, आप साइबर जो सुरक्षा है उसकी जो अवसंरचना है उसको मजबूत करिए। उसको मजबूत करने के साथ साथ आप प्रतिस्पर्धा जो है ना वो सुनिश्चित करना है, ठीक है, जिसमें आप एकाधिकार को रोकने की बात की जाती है। किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी हार्डवेयर, ठीक है, या फिर भुगतान प्रणाली से जुड़ने के लिए आप एकाधिकार को मत रखिए, कंपटीशन दीजिए। जब आपके पास कंपटीशन रहेगा ना तब जाके क्या होगा, जनता को फायदा होगा। आपने देखा होगा जियो आने से पहले पहले 1 GB डाटा मिलता था 300 में, 1 GB डाटा मिलता था 300 में। लेकिन अब क्या है, जियो आने से क्या था कि अब ये डाटा 300 में आपको 1 महीने के लिए मिलता है, वो भी कितना 1.5 GB करके पर दिन, ठीक है, पर डे 1.5 GB करके मिलता है। तो कितना ज़्यादा कंपटीशन आने से क्या होता है कि जनता को ज़्यादा लाभ होती है, ठीक है। और ये जो धीमी करके जो डाटा की जो समस्या है इसको भी ख़त्म करने के लिए समाधान करना चाहिए। अब बात किया जाता है, निष्कर्ष में बात की जाती है कि देखिए ये जो PM वाणी है ये सही तरीका है, इसको यदि सही से हम क्रियान्वयन करते हैं तो इंटरनेट में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रकाशित होगा। जिस तरह से आप देख सकते हो PCO जो पहले फ़ोन होता था ना, आप बूथ पे जाके कॉल करते थे, उस तरह से ये जैसे था वो जिस तरह से क्रांति लेके आया था उसी तरह ये क्या करेगा, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमें ईजिंग ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगा, ठीक है। जिस तरह से ईज ऑफ बिजनेस था उसी तरह से हमारा इजी होगा, मतलब कि आसान होगी जीवन जीने की शैली। आप देखते हैं कि शहरों में क्या है, अभी लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गया है। फास्ट होने का कारण क्या है, इंटरनेट, ठीक है, लोग घर बैठे सारे काम कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यह है कि PM वाणी योजना भारत में तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ देश में डिजिटल डिवाइस की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, ठीक है, चर्चा करें। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिख के 7059779271 इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप सर्च करिएगा बुद्धा IAS आंसर राइटिंग करके, ठीक है, इसको सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, उस पर भी आप भेज सकते हैं, राइट, सामूहिक रूप से। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो अपना है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत है, एक एडिटोरियल है, ये आर्टिकल है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 136, ठीक है, घंटे में सफ़र को अब 55 हस्ताक्षरों से बचाया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि चिट्टागांव जो है ना बंदरगाह, ठीक है, ये यहाँ पे मैप पहले देखेंगे, ये चिट्टागांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। अभी इसका एक्सेस के लिए, मतलब यहाँ जाने के लिए इन्होंने मंजूरी दे दिया है। तो ये आप समझिए कि ये क्या है, हल्दिया मतलब कोलकाता से इसको कहाँ तक जाया जाएगा, चिट्टागांव। पहले क्या होता था, हम भारत जो डेवलप हो रहा है ये सितवे में हो रहा था, ये म्यांमार जो है ना सितवे, यहाँ पे डेवलप करके फिर हम जाके इधर से अपने पूर्वोत्तर राज्यों में जाते थे। लेकिन यदि आप यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा तो क्या है कि कम समय में हम इधर एक्सेस कर लेंगे। अब इसके पीछे हम आपको बताते हैं कि क्या कारण है कि भारत को खोला गया। ये इससे थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये बंदरगाह सिर्फ 2 देशों के बीच में उपनिवेश या फिर कूटनीति के संबंध को गहरा नहीं करेगा, बल्कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, उसके साथ साथ म्यांमार, भूटान, नेपाल और एशियाई जो देश है उनके भी रिश्ते क्या होंगे, उनके भी रिश्ते में हमें प्रोजेक्ट में लाभ मिलेगा, उनके साथ भी हमें व्यापार करने में लाभ मिलेगा, ठीक है। उसमें बात की जाती है कि ये बताइए कि बंदरगाह खोलने का वजह क्या है, भारत के लिए बंदरगाह खोलने का महत्व क्या क्या है, ये चीज़ें बताया जाता है। इसमें बात किया जाता है इस भारत को ही लाभ नहीं मिलेगा, इसके साथ बांग्लादेश को भी लाभ मिलेगा, ठीक है। किस तरह से लाभ मिलेगा मैं सीधा सिंपल बताता हूँ। पहला चीज़ है
कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का टक्कर चलता रहता है ना आपस में, उसी तरह से टक्कर चलता है बांग्लादेश और म्यांमार। देखो पड़ोसी ना किसी का भी पड़ोसी है, दोनों पड़ोसी के बीच में टक्कर चलता है। आप देख लीजिए यूक्रेन वाला, रूस और यूक्रेन के बीच में टक्कर चलता है, और आपके भी पड़ोसी के साथ टक्कर चलता होगा आपका। ओके, तो म्यांमार के साथ क्या है कि टक्कर चल रही थी, वो चाहता है कि म्यांमार के साथ जो भारत अभी डेवलप कर रहा है इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को, इस जो बंदरगाह को क्षेत्र कर डेवलप कर रहा है, तो ये चाहता है कि इससे ज़्यादा लाभ म्यांमार को ना पहुँचे, ठीक है, ये म्यांमार को ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचे, ठीक है। ये जो दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, इससे क्या चाहता है कि अभी क्या है कि राजनीति उथल पुथल हुआ है म्यांमार में, ठीक है, क्योंकि तख्ता पलट कर दिया गया है सेना का, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था अभी डेवलप हो रही है, राइट, तो डेवलप हो रही है, तो वो चाहता है कि इस तरह से डेवलप ना हो। दूसरा कारण है कि भारत की पूर्वोत्तर जो राज्य है उसके साथ साथ कनेक्टिविटी हमारा क्या होगा, विकसित होगा। नेक्स्ट तीसरा जो कारण बताया जाता है वो है कि कालादान, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके तहत म्यांमार के जो 7वें पोर्ट है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 7वें पोर्ट, ये 7वें पोर्ट जो है ये यहाँ पे है, ये म्यांमार में है। ये इसको कौन डेवलप कर रहा है, भारत के साथ इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, तो भारत के साथ डेवलप किया जा रहा है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रिश्ता हो। तो बांग्लादेश चाहता है कि अब भारत हमारे साथ जुड़े, ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, इससे जल जो मार्ग है, जल मार्ग के जरिए सार्क और आसियान जो देश है उसके भी गलियारे में क्या होगी, डेवलप होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है, मैं थोड़ा सा वीडियो में बताऊँ इसको, ठीक है। एक्चुअली ये है कि मुक्तखोरी की जो राजनीति है, ठीक है, मुक्तखोरी की जो राजनीति है, ये जो राजनीति से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाए उससे संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ। ये 5 राज्यों में जब चुनाव की घोषणा हुई ना, तो इसी समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था, वो था श्रीलंका का इशू। श्रीलंका में अभी आर्थिक क्राइसिस आ गया है, तो बार बार राजनीति पार्टी को एक चीज़ें बताई जाती थी कि भैया ये मुफ्तखोरी वाला चीज़ें बंद करिए, आप सीखो श्रीलंका से, क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि कोई नहीं सीखा और ये मुफ्तखोरी चलता रहा। अब बात किया जाता है कि अरे भैया ऐसे अब कैसे बोल सकते हो कि राज्य सरकार नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार भी तो करती है। कोविड के टाइम में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा है, ठीक है। तो राइटर इसमें बताते हैं, देखिए राशन बांटा है मैंने माना, लेकिन वो जो परिस्थिति था ना वो अलग था, उसको समझिए आप। उस परिस्थिति में वो जो आपातकाल है, महामारी था, जिसके गरीबी के संदर्भ में हमें समझना चाहिए, ठीक है, हमें इसको मुफ्तखोरी के रूप में नहीं समझना चाहिए। सरकार के द्वारा आवास योजना, शौचालय, स्वच्छ जल के लिए, ठीक है, स्वच्छ जल के लिए सुविधा मुफ्त में प्रदान किया जाता है। उसके बाद किया जाता है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल है वो मुफ्तखोरी के लेके इस तरह का वस्तु को लेके होड़ मचा दिया ना कि लोगों को ना अब एक कंफर्टेबल जोन में चला जाता है मुफ्तखोरी में, ठीक है, कि भैया ये सरकार आएगी मैं इसी को वोट दूंगा क्योंकि ये फ्री में ये चीज़ें बांटेगा या फ्री में ये चीज़ें देगा। लेकिन इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म में बहुत गहरा पड़ता है। हम वेनेजुएला के एग्जाम्पल से अभी समझेंगे, ठीक है, राइटर इसमें समझाए हैं। अब बात किया जाता है कि मुफ्तखोरी जो है वो भारत में सबसे पहले यह जो है ना खतरनाक होड़ जो है गरीबी उन्मूलन को कम करने के वजह ये बढ़ाता है, ठीक है, गरीबी को कम करने के वजह मुफ्तखोरी बढ़ाता है, ठीक है। मुफ्तखोरी का जो चीज़ें ना पहली जो है वो तमिलनाडु में शुरू हुआ था 2011 में। उसके बाद उसकी राजनीति पार्टी आ गए थे, ठीक है, तो हमें पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं देखना है। उसके बाद देखेंगे कि 2015 में एग्जाम्पल दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी आते हैं, सरकार बनाते हैं और 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करता है। महिलाओं को डीडीसी बस जो है ना उसमें मुफ्त यात्रा करने के लिए देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं। उसी तरह से सत्ता में वापस आने के लिए पंजाब में आप देख सकते हो, पंजाब की सरकार अभी हाल ही में चुनी गई है आम आदमी पार्टी का, वहाँ पे 300 यूनिट देने की घोषणा की गई है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, ये सारे जगह अभी मुफ्त में देने की जो चर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा चर्चा सामने निकल के आती है। अब सवाल उठता है कि इतनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बावजूद भी पंजाब सरकार ना ये मुफ्त की चीज़ें कैसे दे पा रही है, ठीक है। जबकि देखो 15वीं वित्त आयोग ने बताया था, सुझाव दिया था कि केंद्र को राज्य को क्या करना चाहिए, अधिकतम संसाधन का उपलब्ध करवाना चाहिए। मतलब राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उपलब्ध करवाइए जिससे कि आर्थिक जो नुकसान है, जैसे कि नाजुक स्थिति में जो वो है
राज्यों की अर्थव्यवस्था उससे राज्य निकल सके। अब बात आती है कि रात में अर्थव्यवस्था बाहर निकल जाए, राइट, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगी ना भैया। प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि देखिए, अब एक तरफ तो आपको क्या करेगा, केंद्र सरकार आपको चीज़ें पहुंचाएगी, ठीक है, पैसा देगी भैया सपोर्ट के लिए, आपको आर्थिक नुकसान ना हो, ठीक है, आप निकलो उससे। अब दूसरी तरफ मुफ्तखोरी के चीज़ों दे के, मुफ्त में सारा चीज़ें बांट के, फिर तो आप वही चीज़ों में फंस जाओगे। तो एक तरफ केंद्र सरकार तो बढ़ावा आपको दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो निकल नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, वही चीज़ है। देखिए, उपहार देने के वजह ना आप अधिकतम संसाधन का व्यय वहाँ करो जहाँ से आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। जैसे राइटर के द्वारा बताया जाता है, आप सड़क बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, बंदरगाह बनाओ, स्वास्थ्य क्षेत्र पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, शिक्षा पे काम करो, संचार सेक्टर में काम करो। इस पे यदि आप ज़्यादा खर्च करेंगे ना, तो आपकी देश की विकास होगी, आपकी राज्यों का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से यदि राज्यों का डेवलपमेंट होगा ना, तो जनता का खुद विकास हो जाएगा, खुद विकास होगा। अब मैं सीधा समझाता हूँ कि सड़क है। अब यदि सड़क बनेगा तो सड़क बनने के लिए लेबर चाहिए, लेबर चाहिए। यदि कहीं से सड़क बनेगा, आवाजाही स्पीड होगी, तो वहाँ के आसपास में दुकान खुलेंगे गाँवों में, ठीक है, होटल खोला जाता है, रेस्टोरेंट खोला जाता है, एयरपोर्ट यदि आपके यहाँ पे डेवलप होगा तो आपको पता है कि सारे आर्थिक एक्टिविटी होंगे, बंदरगाह होंगे। स्वास्थ्य सेक्टर पे यदि प्रभाव पड़ेगा तो जनता बीमार ही नहीं पड़ेगा, अब बीमार भी पड़ेगा तो उसको पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 300 का बिजली यूनिट फ्री कर दो, और जनता यदि हॉस्पिटल जाए तो उसको इलाज के लिए पैसा लगे, तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। एजुकेशन अच्छा दो, तो ये सारी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत बताई जा रही है। उसके बाद की बात किया जा रहा है कि सतत प्रक्रिया को कमज़ोर ना किया जाए, ठीक है। और इस तरह से जो अमेरिका जो है ना, अमेरिका और चीन से भी काफ़ी पीछे है भारत। सड़क क्षेत्र में, बंदरगाह, एयरपोर्ट के ढांचे को विकास करने में बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। अब देखिए, मुफ्तखोरी की वजह राजनीति है ना, वो दक्षिण अमेरिका के जो एक देश है वेनेजुला, उससे आप उदाहरण देख सकते हो। उनके पास क्या था उदाहरण, कि जब उनकी ना पेट्रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, कच्चा तेल हुआ, तो वहाँ पे मार्केट बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ा, तो उनकी प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस बढ़ा तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आया, बहुत ज़्यादा पैसा आया, तो फ्री में जनता को खिलाने लगे भैया, बांटने लगे, लो लो लो, फ्री का आता है, लो, राइट। बाद में क्या हुआ कि उस तेल का दाम कम हो गया। जब तेल का दाम कम हो गया ना, तो अभी वेनेजुएला में स्थिति ऐसा आ गया था, आर्थिक संकट, कि 300 400 रुपये ना सिर्फ एक दूध का थैली मिलता था, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो गई कि अभी तक वो वेनेजुएला उभर नहीं पाया है। उसी तरह से एग्जाम्पल आप वर्तमान में देख सकते हो श्रीलंका का। तो राइटर इसमें यही कंक्लूजन बताया जा रहा है कि आप ये मुफ्त की चीज़ों को देना बंद करिए, उसके वजह आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करिए, आप संरचना पे खर्चा करिए, तो ज़्यादा ही सरकार को बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को, ये आर्टिकल है, ठीक है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया, इस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे। तो राजद्रोह का कानून, ओके, इसका नोट्स तैयार है, लेकिन कल हम डिस्कस कर लेंगे इसका, ओके, राजद्रोह कानून वाला, राइट। तो आज के डिस्कशन में इससे ज़्यादा नहीं आर्टिकल है, ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज नहीं है। एक ये है कि चीन के लेके भारत भी अब क्या है कि वापस लौट आ चुका है। भारत और चीन के बीच में हुआ था वीज़ा को लेके, तो पहले उन्होंने विद्यार्थी को जाने से मना किया, इन्होंने पर्यटन को आने से मना किया, बाद में उन्होंने अभी ढीला कर दिया विद्यार्थी को आने से, तो अब भारत भी पर्यटन को लेके सोच रहा है कि इसको आने के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। एक आर्टिकल पेंडिंग रह गया जिसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।